तो गाइस अगर आप भी फर्स्ट सेमेस्टर में और आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है तो आपके पास 1 से 2 दिन ही बचे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन ही बचा होगा। अब तो एग्जाम आने वाला है आपका और आपको पास करने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि कैसे पास हो। उनको टेंशन होगी कि पास तो कैसे हो सकते हैं भाई इतने कम टाइम में। तो देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको पास तो करा दूंगा एटलीस्ट, ठीक है ना। इतनी तो मैं भी आप इतनी नॉलेज रखता हूँ कि मैं भी एक टीचर हूँ, ठीक है। तो इतनी नॉलेज तो मेरे को पता है कि लास्ट दिन बच्चे को क्या पढ़ा सकते हैं जो कि वो पास हो जाए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग सब अलग अलग चैनल पे जाके देखेंगे कि इस चैनल पे ये देख लिया, उस चैनल पे ये देख लिया, तो आप काफ़ी कंफ्यूज भी जाएंगे। आपको समझ भी नहीं आया कौन सा समझा रहा है, कौन बुरा समझा रहा है, किससे पढ़ना चाहिए, क्या चैप्टर पढ़ना चाहिए। आपको इतनी सारी भसड़ हो जाएगी, ठीक है। सीधा भाषा में कहूँ तो मैं आपको ना एक चैनल पे आपको इस वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना जो जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, उनकी ना क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपको समझा दे रहा हूँ कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस एक ही वीडियो में ना सारे चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में, उनके बस मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगा और उसके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिपार्टमेंटल क्वेश्चन का, डिपार्टमेंटल चैप्टर का इसका क्वेश्चन एक जरूर आता है भाई, 3 साल से मैं देख रहा हूँ। एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको कैसे कैसे आपको करना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें दी होंगी यहाँ पर, ये दिया होगा डेप्रिसिएशन वगैरह दिया होगा, फ्लोर एरिया वगैरह दिया होगा। अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करना, रुकिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट ही कर देता हूँ, रुकिए। हाँ ठीक है, आपको ये देखो सबसे पहले मैं आपको ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इसमें, ठीक है। डिपार्टमेंटल बारे में सबसे मेन आपको ये समझा देते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल भाषा में बोलूँ ना, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल 2 अकाउंट होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग जो लिखा है इसमें ये ऊपर वाला पार्ट होता है और जो पीएनएल है वो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में ना देखिए इधर आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस सारे, और ना पीएनएल में आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब आपको पता भी नहीं होगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, तो मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा, सीधा मैं बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो फैक्ट्री में होते हैं, क्योंकि आपको पता है कंपनी के अंदर दूसरे जैसे कोई कंपनी शू मैन्युफैक्चर कर रही है तो भाई 2 फैक्ट्री होगी ना, वो होगी ना। एक में फैक्ट्री में जूता बन रहा होगा, एक तो वो फैक्ट्री होगी, और एक होती होगी स्टोर जहाँ पे वो बिक रहा है, ठीक है। जो भी फैक्ट्री के खर्चे होंगे ना जो फैक्ट्री में होते हैं वो सारे एक्सपेंस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पर और जो भी एक्सपेंस होंगे ना जो कि शू मैन्युफैक्चर मतलब वो सेल्स में सेल करते टाइम आपका हो रहा है, वो सारे यहाँ पे आएंगे। एडवर्टाइजमेंट सेल्स एडवर्टाइजमेंट जो भी होगा तो सेल करते टाइम आएंगे वो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले एक सबसे यूनिवर्सल चीज़ है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपको लिख देना है, ठीक है। परचेज यहाँ पर आता है, आपको याद कर लेनी चीज़ें क्या क्या यहाँ पर आती है, और आपको पता भी होगा 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओपनिंग आएगा यहाँ पे, परचेज आएगा, परचेज मैंने परचेज रिटर्न कर देना, वो तो आपको पता ही नेट परचेज आता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही, पहले बेसिक बता रहा हूँ। और इधर आपको पता है वो सेल आता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको सेल आता है, क्रेडिट साइड में सेल लिख देना, ये भी नेट सेल होता है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक आप पे आता है, ठीक है। इतना तो आपको 12th तक पता होगा यार, 12th तक तो पूरा पता होगा। इतनी 4 चीज़ें आपको पता होगी इधर आती है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर तो एक पीजीसी दिया हुआ है, पर आपके एग्जाम में आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग से फैक्ट्री से रिलेटेड है वो भी यहाँ पर आएगा। और आप कह लीजिए कैरेज इनवर्ट जो होता है आपका वो भी आपके इधर आएगा। और लगा लीजिए फैक्ट्री का कोई अगर रेंट भी है ना, फैक्ट्री का रेंट है मतलब फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंस होगा ना वो आपके इधर साइड आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसमें बहुत कम चीज़ें आती हैं, जो मैंने चीज़ें दिखाई ना सिर्फ ये चीज़ें आती हैं, इससे अलग कोई आता भी नहीं है, ठीक है। आपको बस याद कर लेना कौन सी कौन सी वैल्यू आती है। और खासकर इस तरफ तो सेल्स आता है, और सेल्स यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं तीसरी चीज़, ठीक है। बहुत रेयर ही कुछ आता है और आपके में आएगा भी नहीं, ठीक है। इधर तो 2 चीज़ आएंगी आपको याद कर लेनी है। और इधर आपको पता होगा इधर ये चीज़ आती है डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, परचेज ओपनिंग स्टॉक आता है, ठीक है। यहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। ये जो प्रॉफिट निकलेगा आपको दोनों ब्रांच का निकलेगा। आपको पहले तो अकाउंट बनाना आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट तो सीख ही लोगे यार, इतना हमको पता है आप फॉर्मेट सीख ही लोगे। प्रॉफिट इसमें से इसको माइनस करा, ठीक है। आपका ये आ गया, ठीक है। प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर देना, ठीक है। इधर वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या आती है, यहाँ पर आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होगी, जैसे कि आपको पता है कैरेज आउटपुट जो होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सैलरी इनडायरेक्ट होता है, डेप्रिसिएशन एडवर्टाइजमेंट इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस बिल्डिंग सब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। सब कुछ सीधा यहीं पे ला देना। अब भाई कैलकुलेट कैसे करना है आपको पता होगा, ठीक है। ये तो आपका सिंपल आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी सिंपल आ जाएगा। परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके परचेज में निकल जाएगा, सेल्स दी हुई है सेल्स आप लिख सकते हैं सीधा, ठीक है। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो आपका सिंपल बन जाएगा, कुछ ऐसे मुश्किल आपको आएगी नहीं, ठीक है। अब बात आती है इस वाले अकाउंट की, ठीक है। इसमें कैरेज आउटवर्ड के यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब आपको सीधे सीधे वैल्यूज दी होंगी यहाँ पे। कैरेज आउटवर्ड की दिखा देता हूँ मैं आपको, कैरेज आउटवर्ड की देखिए सीधी सीधी वैल्यूज दी हुई है, ये तो यहाँ पे ला के लिख दी है आपकी। कैरेज रुकिए 1 सेकंड, हाँ ये वाली होगी 5 और 8, हाँ 8 10, हाँ ये वाली वैल्यू आपकी दी हुई है। कैरेज आउटवर्ड की सीधी सीधी आ जाएगी, सैलरी की भी सीधी सीधी दी हुई है आपकी आ जाएगी, ठीक है। और अब आपको ये बांटना है, ठीक है। अभी आपको ये होगा कि ये कैसे बांटें, इसमें तो एक ही वैल्यू दी हुई है और बांटना 2 उसके बीच में, 2 डिपार्टमेंट के बीच में। डिपार्टमेंटल का नाम ही है कि 2 डिपार्टमेंट का अकाउंट बनेगा जिसमें कि वैल्यूज बटेंगी, ठीक है। इसका यहाँ पे बांट के दी हुई है, ये तो सारी बांट के दी हुई है, इसका अलग दिया हुआ है, इसका अलग दिया हुआ है, पर इसमें कैसे बांटना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। 20,000 कलेक्टिवली दोनों को कंबाइनली दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन है। आपको पता करना कौन सा किसका, आपको पता होगा डेप्रिसिएशन किससे लगते हैं,
यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना वैल्यू ऑफ एसेट की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कि डिपार्टमेंट ए के पास 1.5 लाख का एसेट है, बी के पास 50,000 का एसेट है। तो भाई एसेट के रेशियो में तो वो लगता है डेप्रिसिएशन, तो आपको ना 20,000 को ना इनके रेशियो में बांट देना है। 1.5 लाख और इसका रेशियो आएगा 3:1 आएगा, ठीक है। तो इसको 3:1 में बांटेंगे ना तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3:1 में बांटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एसेट के रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अब जो रेंट होगा यहाँ पर कहीं रेंट दिया है आपका इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग वाइस ऑफ फ्लोर एरिया के हिसाब से होगी। इंश्योरेंस बिल्डिंग कराओगे तो वो एरिया के हिसाब से होती है ना, तो फ्लोर तो इंश्योरेंस होगा ना बिल्डिंग का 60,000 दिया हुआ कलेक्टिवली दोनों का, तो आपको पता करना है कितना कितना किसका है, ठीक है। तो आपका फ्लोर एरिया के हिसाब से 2/3 इसका है, 1/3 इसका है, तो आपको ना इस रेशियो में रेशियो दिया हुआ है 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इंश्योरेंस को, तो आपका इसका एक आ जाएगा और उसको दूसरे करोगे तो उसका आ जाएगा, ठीक है, आपका वो हो जाएगा। अब तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है नंबर ऑफ लाइट से आती है, यहाँ पर दिया हुआ है लाइट पॉइंट, मतलब कितनी लाइट किस फॉर्म में कितनी लाइट्स हैं, ठीक है। लाइट का तो दिखा सकते हैं, ए फॉर्म में 13 लाइट है, बी फॉर्म में 12 लाइट है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोनों का रेशियो दिया हुआ है, सिंपली आपको क्या करना है इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल है, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना है 13 बाय उनका जो सम होता है जो 25 होगा आई थिंक, ठीक है। 13/25 करोगे तो इसका आ जाएगा और 12/25 करोगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। दोनों का रेशियो दिया हुआ है, आपको सिंपली ये समझ जाना है इसका रेशियो दिया हुआ है, जैसे सबको रेशियो पता होगा, रेशियो दिया हुआ है, इस हिसाब में इनका ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट किसमें बचती है, एडवर्टाइजमेंट आपको पता है सेल्स पर डिपेंड होती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सेल्स से रिलेटेड होती है, आपको इतना याद कर लेना है, बस सिंपली अपना दिमाग में लगाना है कि एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो सेल्स के रिगार्डिंग होती है, सेल्स के मतलब रिलेटेड होती है, तो एडवर्टाइजमेंट का दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है इनका 5,350 का खर्चा है, अभी किस में बटेगा, ये बढ़ता है सेल्स की वैल्यू पे, कितनी सेल्स किस फॉर्म ने करी, जितनी सेल करेंगे उतनी तो एडवर्टाइजमेंट करी होगी भाई, जितनी ज़्यादा सेल करी होगी उसमें उसकी मतलब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करी उन्होंने, ठीक है। तो सेल का रेशियो ये देखो, सेल यहाँ पे दोनों फॉर्म के दिए हुए, इन दोनों का रेशियो आपको निकाल लेना है, ठीक है। और रेशियो निकालने के बाद ना आपको इसको बांट लेना है, क्या कहाँ गया वो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये एडवर्टाइजमेंट को बांट लेना है सेल्स के रेशियो में, सेल्स का रेशियो ये रहा, ठीक है। दोनों का रेशियो मिल जाएगा आपको, इनको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो काट के 0 ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट को बांट दोगे इस रेशियो में, तो ठीक है एडवर्टाइजमेंट भी इसी रेशियो में बांटी हुई है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड को सिंपल दिया हुआ है, सैलरी भी सिंपल दी हुई थी, दोनों बांटी हुई, ठीक है। डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया, फ्लो एसेट के वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से रेशियो में बांट देनी है, एडवर्टाइजिंग आपकी जो सेल्स रेशियो में बांट देनी है, इलेक्ट्रिसिटी आपको मैंने बताया था लाइट पॉइंट का रेशियो दिया हुआ है, कितनी किस में लाइट है उस रेशियो में बांट देनी है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग फ्लोर एरिया के हिसाब से बांट देनी है, ठीक है। इनका तो रेशियो सीधा ही दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इधर साइड कुछ भी नहीं है, इधर साइड मुश्किल ही कुछ आता है, ठीक है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकल आया आपका, ठीक है। और ये यहाँ पे नीचे बताया हुआ किस रेशियो में बांटा हुआ है, जैसे कि परचेज रिटर्न वो दिखाया हुआ है, नेट परचेज कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, तो आपको आता ही है। देखते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेप्रिसिएशन जो है वैल्यू ऑफ एसेट में बांटा हुआ है, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकाला वैल्यू ऑफ एसेट का, जो यहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ गई एक सेकंड, वैल्यू ऑफ एसेट दी हुई, इनका रेशियो निकाला, इस रेशियो में बांट दिया। एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं सेल्स के बेसिस पे बांटा हुआ है, ये रेशियो निकलेगा आपका सेल्स का रेशियो, उसमें से आपका बांटा हुआ है, ठीक है। और एक सेकंड रुकेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो लाइट पॉइंट के हिसाब से बांटा हुआ है, जो मैंने आपको पीछे बताया, इंश्योरेंस का है फ्लोर एरिया के हिसाब से बांटा हुआ है, ठीक है। ये बांट के वर्किंग नोट है, आपको भी दिखा देना एग्जाम में अगर आपसे बने तो, ठीक है। और सिंपल बांटा हुआ, देख सकते हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखो, परचेज लिखो, सेल्स लिखो, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा, इतना होता है। और आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट में ना डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया क्या क्या होते हैं, वो लिख देने यहाँ पे सिंपल, ठीक है। और जो बाकी एक्सपेंस बचे ना आपको याद रख लें, जो बाकी एक्सपेंस बचे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, वो यहाँ पे आ जाएंगे, सैलरी वैलरी सब कुछ आपको दिख रहे होंगे, इनको सबको बांट देना और बांटने का रेशियो मैंने बता दिया किस रेशियो में आपको बांटना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन आता है, इतना थोड़ा सा मतलब 1-2 वैल्यूज अलग अलग होंगी, 1-2 चीज़ें अलग भी लगूंगी, तो आपको अपने आप दिमाग से कर लीजिए। बाकी 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जितना मैंने बताया ना, अगर आप ये भी इतना भी क्वेश्चन सीख लोगे ना अच्छे से, दिमाग जो ना लगा लो, जो इतना मैंने सिखाया उतना कर लोगे ना भाई साहब, 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कम से कम 15 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लोगे इसमें, ठीक है। 18 मार्क्स का देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू कहाँ आती है, और बाकी कैलकुलेटर से सिंपल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये होगा डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन जो 18 मार्क्स का आता है, पर आपको 15 मार्क्स कम से कम मिल जाएंगे अगर आप जितना मैंने बताया उतना भी कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपकी, रुकिए एक सेकंड रुकिए, अब मैं आ रहा था ब्रांच वाले चैप्टर पर, ठीक है। ब्रांच वाले चैप्टर का आपको पता है, ब्रांच वाले चैप्टर का भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है, और वो भी 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। जब ये क्वेश्चन आता ही है तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसा कैसा क्वेश्चन मतलब सॉल्व करते हैं इसको, ताकि आप भी सॉल्व कर दें एग्जाम में, कम से कम आपका टाइम है तो आपको बता देता हूँ मैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सारी कुछ वैल्यूज़ दी होंगी आपको, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा पहले आ जाना सोल्यूशन पर, ठीक है। ये छोड़ो अभी सीधा काम की चीज़ जो है वो ये है, ठीक है। काम की चीज़ ये थी तो मैं इस पर लिया हूँ सीधा, ठीक है।
ये इलाहाबाद का ब्रांच अकाउंट, इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्रांच का अकाउंट, एक होता है ब्रांच का स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो मैं पहले ब्रांच अकाउंट का दिखा रहा हूँ। वैसे तो आता कम है, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट ज़्यादा आता है, पर फिर भी दोनों समझा के चल रहा हूँ यार, कुछ भी आ सकता है दोनों में से, कोई बड़ी बात तो नहीं है, और दोनों सिमिलर से ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस दोनों में है नहीं। ब्रांच अकाउंट होगा ना, जिसमें क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा? सबसे पहले तो इसमें ओपनिंग बैलेंस सारे आ जाएंगे, आपको पता है, ये जैसे नॉमिनल अकाउंट होता है ये तो आप बना ही लेंगे, और इसमें आपको ये ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिख लेना आता है। ठीक है, जितने भी सबके ओपनिंग बैलेंस लिख दिए यहाँ पे लिखने के बाद, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आते हैं, आपको तो नहीं पता है। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं बता रहा हूँ वैल्यूज़ के साथ नहीं। एक चीज़ आप याद कर लो, जब भी फर्म को गुड कोई सेंड करेगा, हेडक्वार्टर सेंड करे या कोई दूसरी ब्रांच ने इसको फर्म को सेंड कर दिया, तो पता क्या इधर आएगा। जैसे फर्म को यहाँ से कहीं से भी गुड मिला, ये इधर आ गया। ठीक है, फ्रंट फर्म को गुड मिला, इसमें आ गया, मतलब जितने भी गुड फर्म को मिलेंगे ना, रिसीव होगी फर्म को, वो इस साइड आएंगे, आपको इतना याद कर लेना है। और ठीक है, और जितने भी गुड फर्म से बाहर जाएंगे, मतलब फर्म ने वो कर दिया, क्या कह सकते हैं, हेडक्वार्टर को रिटर्न कर दिया या दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, मतलब फर्म के पास से जो गुड जब बाहर जाएंगे ना, दूसरी फर्म के पास जाएंगे, कैसे भी लगा लीजिए फर्म से बाहर जा रहे हैं वो, तो वो आ जाएंगे आपके इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पर गुड सेंड टू वाच रिटर्न कर दिया, जैसे गुड रिटर्न कर दिया तो वापस चले गए, इधर साइड आ गया। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप बात कि गुड सेंड करती है जब फर्म को गुड मिलते हैं तो वो इस साइड आते हैं, लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में, और जब गुड फर्म रिटर्न कर देती है वापस हेडक्वार्टर को रिटर्न करती है तो वो आता है राइट साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये आती है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये लोडिंग क्या लिखा हुआ है, रिटर्न लोड, ये लोड। ठीक है, ये लोडिंग वोडिंग इधर भी लिखी हुई है, लोड वोड, तो क्या है? सबसे पहले मैं आपको सिंपल बात बता दूँ, ये प्रॉफिट इंक्लूड होता है इसके अंदर। ठीक है, आपको इतना याद कर लें, जैसे आप लिखा हुआ है कि इनवॉइस करें, जो हेडक्वार्टर है ना वो हमको गुड बेचता है कॉस्ट प्लस 25% की वैल्यू पे। ठीक है, अब आपको सिंपल कैलकुलेशन तो आती होगी यार, कॉस्ट जो होती है 100% की वैल्यू होती है, अब 25% उसमें प्रॉफिट लगा के बेच रही है फर्म, तो आपको लगा सकते हैं जो हमको हेडक्वार्टर है ना वो 125 की वैल्यू पे हमें सामान भेज रहा है, मतलब उसमें 100% की तो उसकी कॉस्ट है, 25% को प्रॉफिट ऐड करके हमें बेच रहा है। ठीक है, 25% का प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा है, मतलब हमको 125% की वैल्यू पे हमको गुड सेंड कर रहा है वो। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है ना, उसका गुड्स के ना प्रॉफिट निकालना, क्योंकि हम तो अकाउंट बना रहे हैं यार, अकाउंट में हमें एंड में जाके क्या करना है, ढूंढना, प्रॉफिट ढूंढना है, पर इनमें तो पहले प्रॉफिट इंक्लूड है, तो प्रॉफिट आएगा ना, दोनों साइड की वैल्यू मैच हो जाएगी। तो सिंपली आपको याद रखना है, जब भी ऐसा दिया होगा ना कि इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ है, इनवॉइस पे है ना, तो अब क्या करना है ना, उसका प्रॉफिट निकाल के लिख देना है, बस ये करना है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्म हमको 125% की वैल्यू पे बेच रही है, जिसके अंदर 100% की तो उसकी कॉस्ट है, और 25% की जो उसकी है वो प्रॉफिट उसने इंक्लूड करके दिया हुआ है, 125% की वैल्यू बेच रही है। अब इसका आपको सिंपल पता है, इसका प्रॉफिट कैसे निकालना है। 125% के अंदर आपका 25% प्रॉफिट है, तो आप कैसे निकालोगे, 25 डिवाइड बाई 125 कर दोगे, या आपका परचेज का वो आ गया, परसेंटेज आ गया, कितने परसेंट वो है। ठीक है, तो आप करोगे 25/125 करोगे तो क्या आ गया आपका 1/6 आ गया, तो 1/5 आ जाएगा, सॉरी 1/5 आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे 1/5 का करना है। सिंपल क्या करना है, इधर वाली वैल्यू को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर वाली वैल्यू को भी 1/5 से कर देना, सिर्फ स्टॉक को। ठीक है, क्योंकि स्टॉक पे, क्योंकि हेडक्वार्टर हमें स्टॉक ही भेजता है सिर्फ। ठीक है, और स्टॉक का प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो प्रॉफिट निकाल के हमको दूसरी साइड लिखना, तो सिंपल ये बात है। जैसे देख सकते हैं 12,500 के हमारे यहाँ पे स्टॉक दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक में, ये फॉर्म ये हेडक्वार्टर ने भेजा होगा हमें 125 वैल्यू पे भेजा होगा, 125% की वैल्यू पे, इसका हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का रेट कितना प्रॉफिट है हमारा, 25% प्रॉफिट है 125 के अंदर। ठीक है, तो हमको उसका परसेंटेज निकाल लिया हमने कि 25/125 करा, तो 1/5 की हमारा रेशियो आ गया, 1/5 का फ्रैक्शन आ गया। अपना 1/5 आपका फ्रैक्शन आ गया, उसके बाद आपको बस क्या करना है, लोडिंग निकाल देनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक है 12,500 का है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे करा हुआ, जैसे कि 12,500 को 12,500 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब प्रॉफिट अलग कर दिया उसका, समझ रहे हो, 125% की वैल्यू में से 25% वैल्यू अलग कर दी उसकी, जो प्रॉफिट था इधर था, तो उसका प्रॉफिट निकाल के इधर रख दिया, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका देख सकते हैं प्रॉफिट अलग करा, इधर लिख दिया। ठीक है, और हमको गुड मिले थे यहाँ पे दूसरी ब्रांच से, कहीं से ब्रांच से मिले, कहीं से भी हेडक्वार्टर से मिले, जैसे कि दिखा देता हूँ, ये मिले थे 1,62,500 के। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट, इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, तो इसके अंदर 25% का प्रॉफिट हमें निकाल देना है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये निकाला हुआ। ठीक है, अब हमने भी गुड उनको वापस रिटर्न करे थे, तो इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होगा, 6250 को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, मतलब दूसरी साइड करा हुआ, इधर वालों की वैल्यूज़ को इधर साइड प्रॉफिट निकाल दो, इधर वाली वैल्यूज़ का इधर साइड प्रॉफिट निकाल दो। ठीक है, तो इधर इसका भी प्रॉफिट निकाला 6250 को 1/5 से करा, तो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा कि पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, जो भी गुड फर्म को मिल रहे हैं, फर्म रिसीव कर रही है वो इस साइड आएंगे, जो भी फर्म गुड रिटर्न कर रही है, फर्म से बाहर जा रहे हैं कुछ भी तरीके से, वो इधर साइड आएंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बेसिक चीज़ और बता दूँ, इसमें ओपनिंग बैलेंस आप बताइए और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आता है। ठीक है, उसके बाद बता दूँ मैं आपको, इधर आते सारे एक्सपेंस, अगर कोई भी एक्सपेंस फर्म पे कर रही है ना, या हेडक्वार्टर पे कर रहा है, जैसे कि आप लगा सकते हैं कि सैलरी, रेंट, कुछ भी वेजेस जो भी पे करा हुआ है ना, जो भी एक्सपेंस होगा वो इधर लिख देना, टू कैश करके एक्सपेंस आपको पे कर देना है। ठीक है,
यहाँ पे शो कर देना एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस शो करते ही ये कर दिया, बाकी सब तो हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और आती है, हमको कैश रिसीव भी होगा ना, वो भी इधर साइड आएगा, ठीक है। इसमें तो नहीं है क्वेश्चन में, पर आपको इतना देख लिखा भी हुआ है बाय कैश, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कैश लिख देना, ठीक है। सिंपल मैं समराइज करूँ, आप क्या करना है, जाते ही लिख देना ओपनिंग स्टॉक आपको पता होगा इधर साइड आता है, क्लोजिंग स्टॉक आपका इधर साइड आता है, गुड्स जो भी फर्म को मिलेंगे वो इस साइड आएंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच हम ही है, तो मतलब हमको ही गुड मिले एक तरीके से, ये गुड मिले हमको, तो इधर साइड आ जाएगी वैल्यू उसकी। अब जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं वो इस साइड आ जाएगी वैल्यू, जो हम फर्म से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इनके अगर दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस पे दिए हुए हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, लोडिंग वोडिंग निकालनी नहीं है, जो कि आपको प्रॉफिट निकालने का मैं बता रहा हूँ वो निकालना ही नहीं है। पर अगर आपको इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है ना, तो भाई आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ इनवॉइस प्राइस पे, मतलब प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उसका प्रॉफिट निकाल देना है, ठीक है। जैसे इधर वाले जिधर भी स्टॉक दिखेगा ना उसका प्रॉफिट निकालना है, डेप्टर वेल्टर का स्टॉक वो निकालना मत बैठना, प्रॉफिट और प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, स्टॉक पे ही होता है सिर्फ, ठीक है। इधर का स्टॉक है उसकी प्रॉफिट यहाँ निकाल दिया, इधर का जो स्टॉक है इधर इसका स्टॉक लगा लीजिए, रिटर्न लगा लीजिए, इनकी लोडिंग यहाँ पे निकाल दी, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, जितने भी एक्सपेंस होंगे वो इस साइड आ जाएंगे आपके, ठीक है। और अगर फर्म को कोई कैश वैश भी रिसीव हो रहा है, कैश कहीं से मिल गया, फर्म ने कहीं से भी कैश मिल गया हमें, वो इधर साइड आ जाएगी, ठीक है। इसको क्लोज कर दोगे आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा आपको स्कोरिंग चीज़ बताऊँ, आपको क्या बनाना है ना, यहाँ पर डेटर अकाउंट नहीं बनाया हुआ शायद यहाँ पे, ठीक है। आपको मैं अलग दूसरे क्वेश्चन समझ देता हूँ, ठीक है। ये तो क्वेश्चन था आपका, ये एक टाइप का मैंने क्वेश्चन समझा, इसमें ब्रांच वाला अकाउंट बनाने को बोलते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है उसी तरह, ठीक है, सेम वैल्यू से सेम चीज़ है, पर इसमें क्या बोला है, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बोलना है, ठीक है। आपको सिंपल होता है भाई साहब, ये देखो मैं आपको समझा, एक सेकंड रुकिए, हाँ एक सेकंड रुकिए, बस आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब स्टॉक अकाउंट में क्या होता है ना, स्टॉक का सिंपल फंडा होता है और सब सिंपल होता है, और क्वेश्चन ज़्यादातर आता भी इसी का ही है, ठीक है। वो तो मैंने आपको बस एक बैकअप के लिए समझा दिया, ठीक है। स्टॉक अकाउंट में क्या करना है ना, आपको सिंपल एक चीज़ याद कर लेनी, एक चीज़ बस दिमाग में बिठा लो, स्टॉक अकाउंट में जो होगा वो कोई अलग वो चीज़ नहीं, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसमें स्टॉक के रिलेटेड बात होगी। उसका स्टॉक का अकाउंट का नाम ही क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मतलब इसमें स्टॉक के अंदर ही स्टॉक की बात ही होंगी, स्टॉक अकाउंट है सिर्फ ये, ठीक है। इसमें जो भी स्टॉक के रिलेटेड चीज़ होगी वही आएगी। और क्या आएगी, जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक हमें रिसीव होगा तो वो इधर आ जाएगा, स्टॉक अगर फर्म से बाहर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे फर्म से बाहर जाने का लगा लो, रिटर्न कर दिया फर्म ने, या फर्म को रिटर्न कर दिया फर्म ने, वापस से ब्रांच को भेज दिया, तो फर्म से बाहर से लेकर रिटर्न करते तो भी फर्म से बाहर से लेकर इधर साइड ही आएगा, ठीक है। या लगा लीजिए गुड्स खराब हो जाते हैं, गुड्स जल जाते हैं, लॉस बाय फायर हो जाता है, तो वही गुड्स एक तरह से फर्म के बाहर ही चलेगी ना भाई, फर्म के पास से तो हट गए, फर्म का स्टॉक कम हो गया ना, जब भी फर्म का स्टॉक कम होगा ना भाई, वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। या रिटर्न कर लो, दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, जब फायर आग लग गई उसमें, या नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा ना, इसमें गुड हमारे कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, जिससे हमारा वो इधर साइड लिखा जाएगा, जिस चीज़ से भी हमारा स्टॉक बढ़ रहा है उधर साइड लिखा जाएगा। जैसे कि ओपनिंग बैलेंस लिखना है, यहाँ पे स्टॉक अकाउंट है यार, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो आपको पता ही आएगा, ठीक है। उसका स्टॉक रिलेटेड यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर ना, जैसे स्टॉक हमें कहीं से भी रिसीव हुआ, हेडक्वार्टर ने हमें भेज दिया, किसी ब्रांच ने हमें भेज दिया, तो इधर आएगा कि स्टॉक बढ़ रहा है, बढ़ेगा इस साइड आएगा, ठीक है। अगर हमें सेल्स रिटर्न भी हुआ ना, जैसे हमने किसी को बेचा था, उसने हमें वापस कर दिया, हमारा स्टॉक बढ़ गया ना भाई, इनडायरेक्टली बढ़ा ही ना, तो भी इधर ही आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न, ठीक है। डेटर ने हमें भेज दिया वापस से, हमारे कस्टमर ने भेज दिया, तो भी स्टॉक बढ़ गया, तो वो इधर साइड आएगा, ठीक है। इसमें सिंपल फंडा होता है, इसमें स्टॉक की होती है, इधर स्टॉक बढ़ता है, जब भी आपको लगे स्टॉक हमें मिल रहा है, ठीक है, इधर लिख दो, और जब भी स्टॉक लगे आपको हमारा खराब हो रहा है, गुड्स भी गुड खराब हो रहा है, या फर्म से बाहर जा रहा है, वो आपको इस साइड लिख देना, ठीक है। आपका ये हो जाएगा सिंपल, ठीक है। स्टॉक अकाउंट मैंने सिंपल आपको बता दिया कैसे कैसे होता है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक अकाउंट में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं, तो बस इसमें स्टॉक के रिलेटेड बात होती है, स्टॉक के अलावा कुछ भी आपको इसमें कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ये डेटर अकाउंट और होता है, डेटर अकाउंट मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, पर डेटर अकाउंट आपको बनाना आता होगा, ठीक है ना। आपको सिंपल आपको पता होगा ऐसे अकाउंट बनता है, मैं आपको सिंपली ओरली भी समझा देता हूँ, ऐसा उसमें अकाउंट बनता है, डेटर अकाउंट यहाँ पे लिखा होता है। डेटर का आपको पता है, डेटर अकाउंट तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो उसमें क्या लिखता है, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख देते हैं, छोटा सा अकाउंट होता है, मैं आपको रिलीज समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ हुआ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेटर का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग आ गया बैलेंस, अब उसमें क्या करना है ना, आपको बस में वैल्यूज पुट करनी है। आपको इतना याद कर लेना, डेटर जब भी बढ़ेंगे वो लेफ्ट साइड डेबिट साइड में आएगा, और जब भी डेटर कम होती है ना वो इधर साइड आएगा। जैसे स्टॉक अकाउंट में भी यही था, जब भी स्टॉक बढ़ रहा था वो इधर साइड आ रहा था, जब भी स्टॉक कम हो रहा था वो इस साइड आ रहा था। डेटर अकाउंट में भी सेम टू सेम यही होता है, इसमें डेटर का ओपनिंग बैलेंस लिख देना, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लिख देना, ठीक है। डेटर जब भी बढ़ेंगे इधर आएगा, डेटर जब भी कम होंगे इधर आएगा। बढ़ेंगे कब, डेटर जैसे क्रेडिट सेल करी उस समय डेटर बढ़ गए, क्रेडिट साइड इस साइड आ जाएगी, ठीक है। बस आपको याद कर लेना, क्रेडिट सेल लेफ्ट साइड आती है, लेफ्ट साइड आ जाएगी आपकी। उसके बाद जब भी डेटर हमारे कम होंगे, कम कब होंगे, जैसे डेटर ने हमें पे कर दिया, हमें कैश जो हमको लेना था उससे उसने हमें पे कर दिया, अगर उसने हमें पे कर दिया तो हमारे डेटर
डेटर कम हो गया ना, हमें पैसा मिल गया, हमारा डेटर कम हो गया, तो वो इस साइड आएगा। डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया डेटर को, तो भी उससे डेटर हमारे कम होगा, डिस्काउंट दे दिया उसको, तो भी वो इधर साइड आएगा। या लगा लीजिए सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न में क्या करा डेटर ने हमारे सामान वापस भेज दिया, जिससे कि भाई कम हो गया। जैसे हमको 1 लाख का उससे 1 लाख रुपये हमको उससे लेने थे, पर उसने 50,000 के गुड़ में वापस कर दिए, तो उससे काटा डेटर कम हुए ना 50,000 से हमारे, तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा चीज़ें आती नहीं, इतना से आपको समझ आ जाएगा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस इधर साइड आएगा, डेटर क्लोजिंग बैलेंस इधर साइड आएगा। जब भी डेटर बढ़ेंगे इधर आएंगे, तब भी डेटर कम होंगे इधर आएंगे। बढ़ेंगे कब, क्रेडिट सेल करेंगे तो आपको डेटर बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पैसे लेने, जैसे 1 लाख आपके पास, मतलब आप लगा लीजिए 1 लाख उसने सेल 1 लाख की सेल करी, पर क्रेडिट पे करी, उधार पे कर दी डेटर ने, ठीक है। उधार पे करी, इसका मतलब क्या है, अभी आपको 1 लाख उससे लेने हैं, 1 लाख से हमारे डेटर बढ़ गए, 1 लाख हमें लेने हैं आपसे, ठीक है। पहले उससे कुछ नहीं लेना था हमें, पर उसने क्रेडिट पे सेल करी, हमें पैसा मिला नहीं अभी, तो मतलब हमें उससे 1 लाख रुपये लेने हैं। जब भी हमारा डेटर बढ़ा जिससे हमें लेने हैं, 1 लाख से बढ़ गया डेटा, तो इधर आपको लिख देना क्रेडिट सेल करी उसने, जिससे कि हमें 1 लाख रुपये लेने हैं, इधर डेटर बढ़ गया, ठीक है। डेटर जब भी कम होगा इधर साइड आएगा, जैसे कि उसने हमें पे कर दिया, हमें कैश दे दिया, हमारे डेटर कम हो जाएंगे, भाई उसने पैसे दे दिए, हम डेटर कम कर देंगे अपने, डेटर कम हो गए हमारे, उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, डेटर कम हो जाएंगे, वो हमें गुड्स वापस कर देगा, तो भी हमारे डेटर कम हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको डिस्काउंट तो मैंने सबको बता दिया, और आप क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बस इतना ही सिंपल होगा। डेटर अकाउंट कुछ नहीं होता, बाकी आपको पता होगा 12th और 11th में सिंपल पढ़ा है, सिंपल सा अकाउंट है, कुछ नहीं, छोटा सा अकाउंट होता है, बहुत बड़ा है, 2 लाइन का 4 लाइन का अकाउंट होता है, बिल्कुल सिंपल, मार्क्स स्कोरिंग होता है बिल्कुल, ठीक है। तो मैंने आपको ब्रांच वाला बता दिया, ठीक है। आपको दोनों मेथड को सीख लेना है। स्टॉक देख, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट नहीं बनाना, ज़्यादातर यही आता है, ज़्यादातर यही बनाने को बोलते हैं, वो क्वेश्चन पेपर में यही आता है ज़्यादातर कि ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाओ। आपको सिंपल मैंने बता दिया क्या होता है। गुड्स भी जब भी रिसीव होगा, फर्म का एसेट बढ़ेगा, मतलब स्टॉक बढ़ेगा, इस साइड आ जाएगा। जब भी स्टॉक फर्म से जाएगा, फर्म के बाहर जा रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक कम होगा इधर आएगा, स्टॉक बढ़ेगा इधर आएगा, स्टॉक कम होगा इधर आएगा, ठीक है। आपको याद कर लेना। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि जो आपका ये है, जिसमें कि ब्रांच अकाउंट है, इसमें मैंने आपको बता दिया, इसको भी आपको याद करना, ठीक है। दोनों में ना सिर्फ माइनस का डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी आते हैं, स्टॉक अकाउंट में नहीं आते, सिर्फ स्टॉक अकाउंट में स्टॉक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। इसमें बाकी चीज़ भी आती है, जैसे लोडिंग वोडिंग भी इसमें आती है, या कह लीजिए इसमें वो भी आता है, क्या कहते हैं, कोई भी एक्सपेंस पे करेगा, इसमें आपको बता एक्सपेंस पे करेगा वो भी आएगा, पर इसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक की बातें आएंगी भाई। स्टॉक के रिलेटेड जो भी सिर्फ उसमें ले जाओ, बाकी जो भी बात है ना, एक बात भी एक्स्ट्रा उसमें ले जानी, सिर्फ स्टॉक के रिलेटेड बात ले जानी, ठीक है। बाकी आपको इतना तो पता होगा। और इसमें क्या होता है ना, इस वाले में लोडिंग इसमें नहीं निकालते, इसमें निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेकंड, इसमें लोडिंग इसी में निकाली हुई है, ठीक है। जैसे इसकी जो प्रॉफिट है, लोडिंग प्रॉफिट को ही कहते हैं। जैसे इसका प्रॉफिट इसमें इंक्लूड था, प्रॉफिट मैंने आपको बताया इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इसका प्रॉफिट इधर निकाला हुआ है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट इंक्लूड था, इसका प्रॉफिट इधर निकाला हुआ है, ठीक है। इसमें इसी स्टॉक का, इसी ब्रांच के अकाउंट के अंदर ही स्टॉक निकाल दे रहे हैं, वो प्रॉफिट निकाल के लिख दे रहे हैं, इधर का प्रॉफिट इधर लिख दे रहे हैं, इधर का प्रॉफिट इधर लिख रहे हैं, इसकी इसी अकाउंट के अंदर। पर इसमें क्या होता है ना, स्टॉक अकाउंट में प्रॉफिट यहाँ नहीं निकाल के लिखते, इसमें अलग से अकाउंट बनाते हैं, एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपल आपको ये बात याद रखनी है, ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में सिर्फ स्टॉक की बातें आएंगी, और इसकी जो भी प्रॉफिट इंक्लूड है इसको यहाँ नहीं निकालो, अलग से एक सेम टू सेम ऐसा अकाउंट बनता है, बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ लिखा होगा ब्रांच अकाउंट, सेम टू सेम ऐसा अकाउंट बनेगा, उसमें प्रॉफिट निकालो। इसकी वैल्यू, इसमें प्रॉफिट था 20,000 का, 20,000 की वैल्यू है, इसके अंदर आपका प्रॉफिट इंक्लूड है। अब आप जनरली क्या करते हैं, आप इसका प्रॉफिट इधर निकाल कर लिख देते हैं, पर आपको इस अकाउंट में लिखना, आपको बनाना एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें ना इसकी वैल्यू इधर साइड लिख देनी है। एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, जैसे कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसका प्रॉफिट राइट साइड लिखते हो, ठीक है। एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, उसमें राइट साइड लिख दो। जैसे यहाँ प्रॉफिट कहीं भी इंक्लूड होगा, ठीक है, उसमें अगर एडजस्टमेंट अकाउंट के लेफ्ट साइड में लिख दो। यहाँ पे कहीं प्रॉफिट इंक्लूड है, इसमें अगर ना, इसमें मत लिखो, एडजस्टमेंट अकाउंट के लेफ्ट साइड, राइट साइड में लिख दो, ठीक है। इसमें कहीं भी इंक्लूड है, इधर लिख दो, ठीक है। तो बस सिंपली ना आपको ये याद रखना है। वैसे आप इसका कहाँ लिखते हैं, वैसे अगर आप यहीं लिखते हैं तो इसको, इसकी प्रॉफिट निकाल के इधर लिखते हैं ना, बस आपको याद कर लेना, इधर नहीं लिखना है, मेरे को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, उसमें इधर साइड लिख देना है, ठीक है, राइट साइड लिख देना है। तो सबको याद हो गया, इसमें आपको ब्रांच अकाउंट सिंपली हो गया है, ठीक है। इतना आता है, इससे मुश्किल आता भी नहीं ब्रांच अकाउंट, सिंपल मैंने बता दिया। आप इतना भी करोगे ना, 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, पर आप करोगे ना भाई, आपका आराम से 15 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। और आपको बाकी तो यार सेम से आसान चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि आपका डेटर अकाउंट है, वो मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई भी एक्सपेंस दिया हो तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता ही वही आता है, एक्सपेंस जो भी होगा वो डेबिट साइड लिख देना, क्रेडिट में जो भी होगा वो प्रॉफिट लिख देना, ठीक है। इतना तो आपको आता ही है यार, इसमें भी क्या समझाओ, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप, ठीक है। और एडजस्टमेंट में मैंने बता दिया, एडजस्टमेंट में आपका प्रॉफिट निकाल के लिखा हुआ होता है, ठीक है। बस जो मैंने आपको बताया कि इसका प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट यहाँ नहीं निकालना, आपको एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, उसमें इधर साइड आपका प्रॉफिट निकाल के लिख देना, जिसको प्रॉफिट आएगा, इसका भी जो भी प्रॉफिट बनता है वो इधर साइड लिख देना, एडजस्टमेंट अकाउंट के, इसमें मत लिखना, ठीक है। और गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट आपका होगा, ये क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल है यार, आपको दिख रहा है, आपको जैसे कुछ भी होता है ना, जैसे 12th क्लास में भी होता है, कोई भी चीज़ का अकाउंट बोलते हैं बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गुड सेंड टू ब्रांच, इसी चीज़ का अकाउंट बनाना है, तो आपको पता है इसका अकाउंट तो बनाना आता होगा भाई, इसकी वैल्यू जो भी है वो पोस्ट करनी आती है, ये आता बहुत रेयर आता है, आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। इतना आपको दिमाग में लगाना, जो मैंने बताया आपको ये कर लेना, 18 मार्क्स क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ
ये वाला रुकिए एक सेकंड रुकिए। इन्वेंट्री हाँ, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ये तो 5 मिनट की चीज़ है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है और हर साल ना आती है, मतलब इतने मार्क्स की नहीं आती, पर 6 से 8 मार्क्स में दिख जाती है चीज़, ठीक है। तो 6 से 8 मार्क्स भी फ्री में मिल रहे हैं, तो क्यों ही ना ले हम, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको इतना कुछ हार्ड आता ही नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं समझ देता हूँ क्या क्या इसमें आता है, बस आप वही पढ़ लो यार, बहुत इनफ होगा इसके लिए पढ़ने के लिए, इतना हार्ड चैप्टर होता नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं ये आपकी वैल्यूज़ दी होंगी ऐसे, ठीक है। ये होता है वो अकाउंट होता है, ये फीफो लिफो इन्वेंट्री का अकाउंट होता है। आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको एक आएगा जिसमें ऐसे वैल्यूज़ दी होंगी, डेट्स दी होंगी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज या लगा लीजिए इशू का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। यहाँ पे इशू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सेल्स भी लिखा सकता है, ठीक है। दोनों बढ़ा सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। परचेज होगा या फिर सेल होगा, ये इशू लिखा हुआ है पर उसको परचेज सेल कहते हैं, ठीक है। परचेज सेल ये दिया हुआ, ठीक है, सब में। और ये क्वांटिटी दी होंगी, किस हिसाब से बेची है और किस हिसाब से परचेज करी है, ठीक है, किसने पैसे पे करी है। तो इसमें 2 चीज़ें बनानी है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस बनाना और वेटेड एवरेज प्राइस बनाना, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अकाउंट में दिखा देता हूँ क्या करना है। इस अकाउंट का फॉर्मेट तो आपको एक तो याद कर लेना, ठीक है। वैल्यूज़ को भी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, जो लिखी हुई है इसको भूल जाओ। आपको ये अकाउंट बनाना आना चाहिए। इसमें क्या करना है, सिंपल, डेट का सेक्शन इधर होगा, रिसिप्ट का मतलब होता है पेमेंट, ठीक है, पेमेंट इधर होगी, इशू का मतलब होता है सेल्स इधर होगी, और बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस जो आपके पास स्टॉक बचा है, ठीक है। इसमें 3 कॉलम बनेंगे, डेट का तो अलग बनेगा ही बनेगा, ठीक है। एक होगी ये साइड है पूरी परचेज की, परचेज का काम इसमें आएगा, सेल का काम इस पूरे साइड में आएगा, और जो भी स्टॉक आपके बच जाएगा वो इस साइड में आपका आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। और आपके इसके अंदर भी आपकी सबकी सेम वैल्यू, यूनिट रेट वैल्यू, ठीक है। अब यूनिट रेट वैल्यू क्या है, जैसे आपने परचेज करा, परचेज आपने करी 200 यूनिट करी, जैसे आपने इसमें लिखा हो 200 यूनिट करी 30 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 1 यूनिट 30 की थी, तो आप क्या लिख दिया, इसके यहाँ पर लिख दिया कि 1 तारीख को हमने 200 यूनिट परचेज करी, जिसका एक का रेट था 30 रुपये, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। और सेल में भी सेम यही होता है, जैसे हमने 100 यूनिट सेल करी, 1 यूनिट की वैल्यू थी, 100 यूनिट सेल करी, 1 यूनिट की वैल्यू थी 25 रुपये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा ये आ गया, ठीक है। सिंपल, आपको इतना समझ आ गया। परचेज और सेल का आपको समझ आ गया होगा, परचेज करेंगे इधर आ जाएगा, सेल करेंगे इधर आ जाएगा, और जो भी स्टॉक पे बच जाएगा वो बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है। जैसे आप लगा लीजिए आपके पास 2 स्टॉक है, एक आपने 100 क्वांटिटी परचेज करी, ठीक है, और एक आपने क्वांटिटी 200 परचेज करी उसके बाद, ठीक है। आप सेल करने जाओगे और आपने सेल करा उसके बाद 50 क्वांटिटी। सेल में पता क्या होगा, अब आपके 2 स्टॉक है ना भाई, एक तो 100 रुपये का 100 यूनिट का स्टॉक है जो 10 रुपये की एक आइटम थी, एक वो है, और आपने इसके ऊपर एक और चीज़ परचेज कर ली थी 200 यूनिट जो कि 50 रुपये की एक है। तो आपके पास 2 तरह के सामान हो गए, 2 रेट के सामान हो गए। तो आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में वो सेल करना है जो आपने पहले परचेज करा हुआ था, ठीक है। आपको सिंपली ये लगा लेते हैं सब शू का आपका वो है शोरूम है, ठीक है। आप जूते बेचते हो, तो जो आपके पास पहले आएंगे जूते उसको पहले निकालोगे ना भाई। जैसे आपके पास एक आया दिसंबर में जूते स्टॉक आया, एक आया आपके पास मार्च में अगले साल, तो भाई मार्च का थोड़ी बेचने लग जाओगे। पहले आप ये होगा ना भाई पुराना सामान पहले बेचूंगा मैं, पहला दिसंबर का जो सामान पड़ा है पहले उसको निकालोगे, स्टॉक क्लियर करोगे, उसके बाद आप सोचोगे भाई आगे का कैसे बेचना है, ठीक है। ये थोड़ी भाई नया वाला पहले बेच दोगे, बाद वाला पड़ा है फिर पीछे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये होता है, जो सामान हम पे पहले आया होता है उसको पहले बेचते हैं और दूसरे वाले को उसके बाद बेचते हैं, ठीक है। और लास्ट इन फर्स्ट आउट उसका बिल्कुल उल्टा होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो सामान हम पे सबसे बाद में आया होता है उसको सबसे पहले बेचते हैं, और जो आपके पास सबसे वो पहले आया होता है ना उससे बाद में बेचते हैं, इसमें उल्टा होता है। जैसे कि आप लगा लीजिए भाई एग्जांपल, जैसे दिसंबर में आपके पास 2 का स्टॉक आया, एक आया मार्च में, तो जब सेल करने जाओगे ना किसी ने मांगा मेरे को 2 जूते चाहिए, तो आप बेचोगे लेटेस्ट वाले में से जो आपके पास मार्च में आया है। जो आपके पास सबसे लास्ट में आया होगा ना तो उसको सबसे पहले बेचेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको फर्स्ट आउट कर देंगे, सबसे पहले बेचेंगे, ठीक है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो फर्स्ट आया होगा उसको फर्स्ट आउट करेंगे, तो मतलब जो पहले आया होगा उसको पहले बेचेंगे, ठीक है। तो ये भी अकाउंट आपको समझ आ गया, ठीक है। परचेज को रिसिप्ट लिखते हैं, आपको इतना तो पता होगा। परचेज इशू को सेल लिखते हैं, बैलेंस आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको सीधा मैं समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में बैलेंस में आ जाएगा आपका, ठीक है। 100 की 25 की 100 और 25 यही दिया होगा, आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आपको सिंपल पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा, ठीक है। आपको दिया हुआ था 100 यूनिट आपकी 25 रुपये की वैल्यू की आपकी है, तो आपने उसको बैलेंस में लिख दिया, ये बैलेंस आ गया। उसके बाद आपका लिखा 1 तारीख को परचेज करी, आपने परचेज करी 200 यूनिट 30 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर परचेज साइड में आ जाओगे, 200 यूनिट 30 रुपये के हिसाब से आपने परचेज करी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर आ जाइए। अब स्टॉक देखिए, पहले आपके पास स्टॉक ये था, अब आपके पास ये भी स्टॉक में आ गया, तो सेम टू सेम वैल्यू को इधर अलग लिख देना, इसका ऐड मत कर देना, ठीक है। क्योंकि भाई ये सामान हम पे 100 यूनिट है 25 रुपये वाली, ठीक है, और ये हमने जो परचेज करी है वो है 30 रुपये वाली, तो दोनों अलग अलग रखोगे ना, एक जूता 1000 का, एक जूता 2000 का, दोनों को अलग अलग रखोगे ना भाई, ठीक है, समझ गए।
हम पे 25 रुपये की 100 यूनिट थी, इसको अलग लिखना है, यहाँ पे लिख देना है। हमने ये और परचेज कर लिया, सेम टू सेम इसको इधर ला के लिख दिया, देख सकते हैं ये लिख दिया, ठीक है। हम पे 100 यूनिट अब 25 रुपये की है, ठीक है। 200 यूनिट हम पे 30 रुपये की और आ गई, ठीक है। अगले में क्या करा, इन्हें सेल कर दिया। सेल में क्या करा, इन्हें 100 यूनिट बेची। अब 100 यूनिट यहाँ पे लिखा होगा, पता है क्या क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा होगा इशू कर दी 100 यूनिट। अब आपको पता करना कौन सी यूनिट बेची है, ठीक है, क्योंकि आप पे दो हैं, एक आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है इस रेट का, एक आप पे ये पड़ा हुआ है जो आपने परचेज करा, बेचोगे कौन सा। और मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, इसका मतलब क्या है, जो पहले आया होगा पहले उसको बेचेंगे। पहले हम पे जो भाई ओपनिंग स्टॉक पड़ा है हम पे ना, उसको बेचेंगे ना पहले, देख सकते हैं पहले की वैल्यू ये है, उसके बाद ये परचेज करा है, ठीक है, उसके बाद इसके नीचे ये आया है, तो पहले हम बेचेंगे किसको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में इस वाली यूनिट को बेचेंगे। जैसे कि हमसे मांगी हुई है 100 यूनिट मांगी हुई है, 100 यूनिट मांगी हुई है, 25 रुपये आपको अपने आप लगाना है कि कौन सी यूनिट है, उसके हिसाब से आपको रेट लिखना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेट लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ 100 यूनिट लिखने हैं, तो आपको पता है आपके पास पहले से ये है 25 रुपये के हिसाब की 100 यूनिट है, तो आप क्या करोगे, इसी को बेच दिया, ठीक है। ये था पहले, इसको क्लियर कर दिया, 100 यूनिट बेच दी, 100 थी हम के पास 25 वाली, 100 ही इसने मांगी, हमने बेच दी, हम पे क्या बचा, अब ये वाली बची जो हमने लेटेस्ट में परचेज करी थी, हम पे ये बची, ये देख सकते हैं ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। उसके बाद हमने फिर और परचेज कर ली, 410 यूनिट, 440 यूनिट परचेज कर ली, मतलब 400 यूनिट परचेज कर ली 40 रुपये वाली, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया। इसको सेम टू सेम यहाँ लिख दिया, अलग करके लिखना है, क्योंकि भाई सेम नहीं है, वो 30 रुपये के हिसाब की 40 रुपये की उसकी है, ठीक है, तो अलग अलग करके लिख दिया, यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ने सेल करी, इनने मांगा, देखिए सेल में दिखा देता हूँ आपको, इसने सेल करी 200 यूनिट की। अब आपको पता करना 200 यूनिट कौन सी बेचेंगे, जो पहले खरीदोगी पहले उसकी 200 यूनिट निकालेंगे ना भाई। जैसे आपके पास 200 यूनिट पहले से थी और 200 उसने मांगी है, ठीक है, तो हम 200 कौन सी वाली देंगे, ये वाली देंगे जो हम पे पहले थी, ये बाद में आई है, ये देख सकते हैं ये अभी आई है, इससे पहले की भी हम पे ये पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये पहले की है ये बाद की है, तो हमको 200 यूनिट मांगे तो हम इसको सेल कर देंगे ऊपर वाले को, ठीक है। रेट उसने दिया नहीं, उसने बोला बस 200 यूनिट बेची है। अब आपको अपने आप देखना है मेरे कौन सी रेट की मेरे पे है, ठीक है। यहाँ पे 200 यूनिट हम पे 30 रुपये वाली थी, तो हमने अगर उसने 200 यूनिट मांगी तो हमने 200 यूनिट बेच दी, 30 रुपये वाली सेल कर दी, ठीक है। सेल हम पे बचा क्या, आप स्टॉक में यहाँ पे ये दिखाना होता है कितना स्टॉक बचा, अब ये तो आपने सेल कर दी, ठीक है। अब आप पे ये सेल की ये बस यूनिट बच गई, इसी की वैल्यू ये देख सकते हैं यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि परचेज करा है आपने, नहीं दोबारा से सेल करा 200 यूनिट, देख सकते हैं। अब देख आपने ये सेल करी, ये तो आपकी यूनिट खत्म हो गई, अब आपके पास ये यूनिट बची है, अब जैसे बैलेंस में लिखी हुई ये यूनिट बची है आपका, इसमें से भी आपने 200 यूनिट अब उसने सेल करा है। 200 यूनिट कौन सी सेल करेगा, 200 यूनिट सेल करेगा ये वाली जो ये बची हुई है, इसी में से करेगा, तो भाई ये बची हुई है, तो 400 यूनिट में से उसने 200 सेल कर दी। रेट कितना है एक का रेट 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख दिया, 200 यूनिट सेल करी, एक का रेट आ गया 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो सेल इतनी की होगी हमारी, ठीक है। और स्टॉक में हम पे क्या बचेगा, पहले 400 यूनिट थी, 200 सेल होगी 200 बचेगी, 40 रुपये की एक है, तो पता ही है 40 रुपये की एक है भाई, फिर भी मतलब 100 आइटम है, 100 में से 2 सेल कर दोगे भाई, रेट तो सेम ही रहेगा ना, एक का तो 40 रुपये रेट है, वो तो सेम ही रहेगा। 200 यूनिट सेल करी, 200 यूनिट कम हो गई, रेट एक का फिर भी 40 ही रहेगा, 40 ही रुपये की है फिर भी एक भी, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करके अलग वैल्यू होगी, 400 यूनिट थी, 400 मतलब 400 यूनिट थी 40 रुपये के हिसाब की जितनी वैल्यू थी, हम 200 यूनिट है 40 वैल्यू के हिसाब की, ठीक है। तो हमको इसको मल्टीप्लाई करके अब आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इन्हें परचेज करा होगा, फिर से वही सीन है कि परचेज करा ये इतने की इतनी परचेज करा, इधर लिख दिया, इसके नीचे लिख दिए वैल्यू कि हम पे ये स्टॉक पहले का बचा हुआ है, ये इसके नीचे का बचा हुआ है, ठीक है। फिर उसने कहीं सेल करी होगी, फिर सेल कौन सी करोगे, ऊपर वाली जो पहले वाली इसी को सेल करोगे, ठीक है, सेल कर दी, यहाँ पर आ गई। लास्ट इन फर्स्ट आउट में बिल्कुल उल्टा होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया होगा ना कि सेल करनी 200 यूनिट, तो इसमें से दोनों में से आप नीचे वाली सेल करोगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो बाद में आई है, लास्ट में आई है, ठीक है। सेल करने की पूछी होगी तो आपको ये वाली सेल नहीं करनी 30 रुपये वाली, आपको करनी है 40 रुपये वाली सेल, अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट बोला हो तो इसको यहाँ पर आप सेल करते हैं, ठीक है। पर ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का है तो आपने पहले इसको सेल कर दिया ऊपर वाली को, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। और वेटेड एवरेज बिल्कुल सेम टू सेम होता है, ठीक है। सेल करोगे यहाँ आएगा, मतलब परचेज करोगे यहाँ आएगा, सेल करोगे यहाँ आएगा, परचेज सेल। पर आपको पता क्या करना है, आपको एक दिक्कत यहाँ पे आएगी कि आप कहोगे भाई ये पॉइंट में वैल्यू क्यों है इसमें। अब पॉइंट में वैल्यू को क्या है ना, इसमें पता क्या करते हैं, इसमें ना ऐसे नहीं करते, इसमें क्या करा हुआ था कि दो हम पे 2 स्टॉक है, एक 30 रुपये का एक 40 रुपये का है, फिर यहाँ पे हम पे 2 स्टॉक है, एक 25 रुपये का एक 30 रुपये का, ऐसे नहीं करते इसमें। वेटेड एवरेज में ना एक बना लेते हैं सबको, ठीक है, उसमें एक रेट निकाल लेते हैं कि दोनों को मिला के एक रेट क्या हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि ये पहले थी 100 हम पे स्टॉक पहले था, 100 यूनिट का 25 रेट का हम पे पहले से स्टॉक था 2500 का, ठीक है। इसने 200 का और परचेज कर लिया। अब मैंने आपको बताया कि 2 रेट का आइटम नहीं रखते वेटेड एवरेज में, इसमें 2 रेट का रखा होता कि हम पे 30 रुपये वाला भी सामान है, 40 रुपये वाला भी सामान है। पर वेटेड एवरेज में क्या करते हैं, एक ही दोनों का रेट एक करके दिखा देते हैं, एवरेज कर देते हैं दोनों का रेट। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे 100 यूनिट थी हम पे 25 रुपये की,
200 यूनिट और परचेज कर ली 30 रुपये की, देख सकते हैं ये 25 रुपये की है, ये 30 रुपये की है। अब आपका रेट यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों का एक ही रेट लिखा है। सबसे पहले करना क्या, सिंपल मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपके पास 100 यूनिट थी 25 रुपये की, ठीक है, 200 और परचेज कर ली 30 रुपये की। सबसे पहले आपको ये लिख देना है यूनिट कितनी हो गई, 100 पहले थी, 200 अब आ गई, 300 यहाँ पे सिंपली लिख दो पहले, ठीक है, 300 यहाँ पर आ गए, 100 ये 200 ये 300 आ गई, ठीक है। उसके बाद पहले की वैल्यू करी, इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखी हुई है। पहले की वैल्यू तो 2,500 रुपये, अब हमने 6,000 की और परचेज कर ली, कितना हो गया 8,500, 8,500 लिख दो पहले। ये दोनों तो सिंपली आपको पता है कैसे लिखनी है, इन दोनों को ऐड करोगे ये लिख दो, इन दोनों को ऐड करोगे ये लिख दो, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसको कैलकुलेट करने कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड मतलब इसको डिवाइड कर देना इससे, 8500 को आपको डिवाइड कर देना 300 से, ठीक है। इसके नीचे ये डिवाइड करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अगले में यही आप सेल करोगे, अब आपको उसने मांगा 100 क्वांटिटी हमको सेल करने से, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल करनी है आपको, कहाँ है सेल करनी है 100 यूनिट। 100 यूनिट कैसे सेल करोगे, आपके पास उसमें रेट नहीं बोला कितनी वाली चाहिए, उसने बोला बस 100 यूनिट चाहिए मेरे को। आपके पास कौन से रेट की, आपके पास ये रेट की 100 यूनिट है, ठीक है, 100 यूनिट उसने मांगी तो आपने 100 बेच दी इस रेट की, ठीक है। अब इसमें आपको ये नहीं दिखा देना कि पहले कौन सी बेचनी दूसरी कौन सी बेचनी, आपके पास अब तो है ही एक, हमने एक बना लिया उसको, ठीक है। अब आपको ये बेचनी है, ठीक है। तो हमने 100 यूनिट मांगी, 300 यूनिट थी हम पे, हमने उसकी 100 बेच दी, एक का रेट ये है तो एक का रेट यहाँ पर लिख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो उसमें 100 यूनिट माइनस कर दोगे, फिर बैलेंस में स्टॉक आपके पास कितना बचा, 300 था, 100 बचेगा, ठीक है। इतनी वैल्यू तो सेम ही रहेगी इसकी भाई, एक की वैल्यू तो फिर भी नहीं रहेगी एक स्टॉक की, तो ये पर वैल्यू की है, मतलब पर वैल्यू की एक वो दी हुई है, ठीक है, पर यूनिट की एक रेट दिया हुआ है। ये तो फिर भी सेम रहेगा भाई, अगर एक थी 10 रुपये की है तो 10 रुपये की रहेगी ना भाई, ये थोड़ी कम की हो जाएगी, ठीक है। पहले 300 यूनिट थी 200 यूनिट हो जाएगी, ठीक है, और आपके पास ये हो जाएगा रेट सेम रहेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके अब ये वैल्यू आ जाएगी, वो नहीं आएगी, ठीक है। और परचेज़ करोगे तो आपके पास फिर से ये परचेज़ हो गई, आपके पास क्या होगा 200 पहले से थी, 400 आपने परचेज़ कर ली, 600 हो गई, ठीक है। इतने की वैल्यू पहले की थी हम पे, इतने का हमने और परचेज़ कर लिया, इन दोनों को ऐड करोगे ये वैल्यू आ गई। अब इसके नीचे इसको डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप कैसे आपने करा, यहाँ पे दिखाया भी हो, आप इसको देख के पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है, एक सेकेंड रुकना बस, उसके बाद मशीनरी, उसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, और आपको सिंपल से हो जाएगी। आपके पास एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको सिंपल करना कैसे, डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन में ना सिंपल आपको मैं बताऊँ, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कैसे करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, कैसे बनाते हैं डेप्रिसिएशन, कैसे लगाते हैं, ठीक है, आपको सब आता है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन को पूरे का पढ़ोगे ना, इसमें पता क्या होता है, इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें सिंपली यही होता है कि एक मशीनरी परचेज करी, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते रहा, फिर थोड़े समय बाद दूसरी मशीनरी परचेज कर ली, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएगा, और थोड़े समय बाद एक मशीनरी बेच दी उसमें से, ठीक है। बस यही इसमें दिखाना होता है कि मशीनरी कैसे आई, कितना डेप्रिसिएशन उस पर लगा, कितनी उसकी वैल्यू हो गई, और कितने पे उसको बेच दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पूरे का आप पढ़ोगे आपको ये पता लग जाएगा, आपको एक मशीनरी आपने परचेज़ करी 194 की, और उसको परचेज़ करने वाले उस पर खर्चा भी करोगे कुछ ना कुछ, जैसे आपने एक एसी लाए, एसी ला के बाद लगाना भी तो है उसको, फिर इंजीनियर आके उसको लगाएगा भी, यूँ थोड़ी एसी ला के अपने टेबल पर रख दिया, अब उसको लगवाओगे भी, जब लगाओगे ना, लगाने की कॉस्ट भी एसी के अंदर इंक्लूड होती है भाई। हमसे आप 1 लाख का एसी लाए, ठीक है, उसके ऊपर आपको 10,000 उसको लगवाने के लग गए, तो आपको तो एसी 1,10,000 का पड़ा ना भाई, 1,10,000 का पड़ा एसी, पूरा एसी का सब कुछ लगा के 1,10,000 का पड़ेगा। 1 लाख का एसी था, 10,000 उसका ऊपर आपने खर्च कर दिया, तो आपको 1,10,000 का एसी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ 1 लाख की आप 195 की आपने परचेज़ कर ली मशीनरी, 6,000 रुपये उसके ऊपर आपने खर्च कर दिए, तो आपकी टोटल मशीनरी की 2 लाख की हो गई, यहाँ पे लिखा 2 लाख की हो गई, ठीक है। और आपने उसी समय पे एक और मशीनरी परचेज़ कर ली, वो भी लिख देंगे आप परचेज़ कर ली 1 लाख रुपये की, ठीक है। यहाँ पे आ गई 2 मशीनरी होगी आपके पास एक ये मशीनरी है और आपके पास एक ये मशीनरी है। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। अब इसमें लगता है, इसमें बोला हुआ है 31 दिसंबर को लगाओ डेप्रिसिएशन, और इसमें बोला हुआ है लगाओ 10%, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा 10% निकालना ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, उस पर आपको लगाना है। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम ही, ठीक है। आपको 31 दिसंबर को लगाना है, यहाँ पे लिखा है 31 दिसंबर को लगाना है, तो आप 31 दिसंबर पे गए, डेप्रिसिएशन लगाया, मशीनरी फर्स्ट पे भी लगाओगे, मशीनरी सेकंड पे लगाओगे, 10% लगाना है। तो आपको देखो 2 लाख पे 10% कितना होता है, क्योंकि 1 जनवरी को परचेज़ करी है तो पूरा साल का लगेगा डेप्रिसिएशन। 1 जनवरी को आपने परचेज़ करी थी 2 लाख की मशीन, 2 लाख पे 10% लगता 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 यहाँ पे लिख दिया। अब ये परचेज़ करी थी जुलाई में, 1 जुलाई को, मतलब ये आधे साल के बाद परचेज़ करी थी, तो इस पर आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये 1 लाख की थी, वैसे तो इस पर 10% बनता 10,000 रुपये, पर हमको इसका चाहिए 5% इन्फो डेप्रिसिएशन, क्योंकि भाई आधे साल का लगेगा, तो उसको हाफ कर दोगे, 10,000 का 5,000 का डेप्रिसिएशन आपका आ गया,
ठीक है, आप सिंपल समझ गए होंगे कि भाई साहब आप बीच में मतलब आधे साल इस्तेमाल करिए तो आधे साल ही तो उसका डेप्रिसिएशन लगाओगे, पूरा साल का थोड़ी लगाओगे। तो पूरे साल का होता था 10%, वो होता था 10,000 रुपये। ठीक है, पर हमको आधे साल का लगाना है तो उसको हाफ कर दो। ठीक है, तो 5,000 रुपये हो जाएगा, 5,000 ये लगा दिया। ठीक है, ये लगाने के बाद आपका करना बस बैलेंस निकालना, तो आपको आता ही हुआ यार। ठीक है, ये अलग अलग बिना निकालो ना, एक ही बैलेंस निकाल देना। ठीक है, ये वैल्यू निकाल देना, इसको इग्नोर करो। ठीक है, ये लिखा है इसको इग्नोर करो, ये आपको कंफ्यूज करने लिखा हुआ है बस। ठीक है, आपको लिखना है बस बैलेंस क्रेडिट डाउन, और ये वैल्यू लिखनी है इसके सामने। ठीक है, इसको इस सामने लिखना है। कैसे लिखना है इसको, ये तो आपको पता ही है, परचेज करिए अपनी वैल्यू आ गई, डेप्रिसिएशन आपका दोनों कैलकुलेट करके वो ऐड करके इतना आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करोगे ना, जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको इधर लिख दो। ठीक है, इधर लिख दिया इसको वैल्यू को। अभी साल के एंड में थी, अब इसको आपको पता है अगला जब नया साल शुरू होता है तो वैल्यू कैरिड फॉरवर्ड होती है, तो बस इसी वैल्यू को इधर ला के लिख दो। ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये भी भूल जाओ पूरा, बस ये लिखना आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये वैल्यू लिखनी है उसके सामने। ठीक है, तो ये वैल्यू इधर आ गई 1 जनवरी को। ठीक है, अब 1 जनवरी को आ गई, 31 दिसंबर को फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 दिसंबर पर अगले साल फिर गए। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाएं दोनों मशीनरी पे। ठीक है, अब इस पे 10 देखो स्टेट लाइन में क्या होता है, हर साल एक ही चीज़ डेप्रिसिएशन लगती है, एक ही वैल्यू लगती है। तो उसमें क्या कितनी लगेगी वैल्यू, इसमें लगेगी 2 लाख पे थी 10%। ठीक है, 10 वो 20,000 रुपये थी, तो इस साल भी 20,000 लगी थी, पिछले साल 20,000 लगी थी, इस साल 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, और इस पर लगेगा अब पूरे साल का लगेगा। पिछले साल क्या था, आधे साल का लगा था, क्योंकि बीच में से परचेज करी थी, पिछले वाले साल मतलब साल के बीच में परचेज करी थी। इस साल क्या है, अब तो पूरे साल का लगेगा, इस साल तो पूरे साल इस्तेमाल करिए, तो 1 लाख का 10% लगेगा, पूरा का पूरा, 5% नहीं लगेगा, 10% पूरा लगेगा। 10,000 आ गया, 10,000 लिख दिया। ठीक है, दोनों को ऐड करा, 30,000 आ गया। अब वही चीज़ में फिर करनी है, ये वैल्यू पहले इधर लिखिए, परचे वो इधर कैरी फॉरवर्ड के, इधर डेप्रिसिएशन, इन दोनों को माइनस करोगे, जो वैल्यू आ गई इसको यहाँ लिख देना है, इसको इग्नोर करना है, इसके सामने ये वैल्यू लिख देनी है। और फिर अगले साल फिर यही करना है, इस वैल्यू को वापस इधर ले आओ। ठीक है, इसको वापस से कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब इस साल क्या करा है, एक और मशीनरी परचेज कर ली। ठीक है, इस साल ने क्या करा, एक और मशीनरी जो थी उसको परचेज कर लिया। ठीक है, तो उसके नीचे लिख दो यहाँ पे वापस, जैसे ऊपर लिखा हुआ था मशीनरी परचेज कर ली 1.5 लाख की, 1.5 लाख यहाँ पे लिख दिया। अब डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, और इस साल क्या करना है, इन्होंने एक मशीनरी, ये वाली मशीनरी थी, ये बेच दी। ठीक है, ये वाली मशीनरी ने बेच दी। बेचें कैसे, ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे ना, बेची कितनी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल कर दी हमारी कितने, 1 लाख की बेच दी, कि 1 लाख का मतलब कॉस्टिंग 1 लाख मशीनरी परचेज ऑक्शन फॉर मतलब 1 लाख की बेच दी, लिखा हुआ है ऑक्शन कर दी 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना सबसे पहले तो बैंक, यहाँ पे परचेज करते हैं तो इधर पैसा आता है, और जब मशीनरी जाएगी ना तो इधर आएगा। ठीक है, मशीनरी सेल और ये जा रही है तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, बैंक की लिख दी, 1 लाख की बेच दी। अब हमें कितने की पड़ी, आपको पता होगा उसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपये। अब उस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया था, ठीक है, 2 लाख की थी वो, एक साल लगा 20,000 रुपये, दूसरे साल लगा 20,000 रुपये, 40,000 लगा, इधर तो बेच दी। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 20,000 हो गया, 20,000 हो गया, 40,000 हो गया, इसकी वो डेप्रिसिएशन हो गया। 2 लाख की मशीनरी थी, आराम। ठीक है, 2 लाख की उसकी मशीनरी हो गई आपकी। ठीक है, 40,000 उससे माइनस, वो 2 लाख की आपकी मशीनरी थी। ठीक है, 20,000 40,000 उससे माइनस कर दो। ठीक है, तो 2 लाख में से 40,000 माइनस करो, 1,60,000 की उसकी वैल्यू थी, पर आपने कितने की बेच दी, वो आपने बेच दी 1 लाख रुपए की, तो आपके पास 60,000 का लॉस हो गया। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, लॉस लिख दो फिर यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट होता है इधर आता है, पर ज़्यादातर लॉस ही होता है, आपको इतना याद करना है, इधर लॉस आता है। ठीक है, तो मशीनरी बेची आपने 1 लाख की, लॉस कितना हुआ, 1,60,000 उसकी वैल्यू थी, क्योंकि उस 40,000 डेप्रिसिएशन लग चुका था। 2 लाख में से 40,000 मैंने इसका 1,60,000 आता है, 1,60,000 उसकी वैल्यू थी आज के टाइम पर आपने 1 लाख की बेच दिया उसको, 60,000 का आपका लॉस हो गया, 60,000 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया सिंपल, इतना काम हो गया। ये मशीनरी जा चुकी है, अब आप पे 2 मशीनरी बची, ये वाली मशीनरी सेकंड और मशीनरी थर्ड। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ, क्योंकि ये तो बीच में चली गई, इसका कुछ नहीं है, पर ये तो आपके पास अभी भी है ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, जैसे ऊपर लगाया हुआ था, तो जैसे इसमें पूरे साल का लगेगा, इस पे लगेगा पूरे साल का। ये एक होगी, ये तो पहले की परचेज़ करी हुई, और ये करिए फिर से साल के बीच में परचेज़ करी हुई, तो उस पर फिर से 6 महीने का लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है, जैसे कि ये था, इसकी वैल्यू थी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1 लाख की थी, इस पर तो फिर भी 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, जैसे ऊपर लगता आ रहा है 10,000 का 10% के हिसाब से, तो ये तो पूरे साल इस्तेमाल करिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 का इस पर डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, अब ये करिए 1.5 लाख की, इसका 10% वैसे तो होता है 15,000 रुपये, पर ये साल के बीच में करिए, आधे साल में परचेज़ करिए, और आधे साल का परचेज़ करोगे तो आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा ना भाई, आधे साल इस्तेमाल करिए तो उसका क्या लगेगा, 15,000 का लगता है इस पर 10% के हिसाब से, पर इस पर उसका आधा लगेगा, उसका लगेगा सिर्फ 5% लगेगा, तो इसका 5% होता है 7,500, 7,500 यहाँ लिख दो। ठीक है, इन दोनों का डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, यहाँ आ जाएगा, फिर से वही चीज़ करनी है, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करोगे, तो जो भी वैल्यू बचेगी वो इधर आ जाएगी आपकी, इसके सामने लिख देना
इसको नहीं लिखना है, इसके सामने ये लिख दोगे, आपकी ये वैल्यू आ गई, फिर अगले साल फिर वही करना है, इसको इधर डेप्रिसिएशन को इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, वापस से इनकी वैल्यू लिख दो, वापस से डेप्रिसिएशन लगा दो। बस यही इस पूरे क्वेश्चन में होता है। आपको सिंपली मैंने समझा दिया, आपको समझ ना आए मैंने बिल्कुल सिंपल पर समझाया कुछ, तो आपको दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, बार बार इसको देख लेना, बात क्लियरली समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको पता चलेंगी ये वैल्यू कौन से ला रहा हूँ मैं, आप इसको पढ़ोगे ना, आपको सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आपको ये वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी। जैसे आपको पढ़कर दिखाना थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे 194 की परचेज करी, 6000 उस पर खर्च कर दिया हमने इंस्टॉलेशन में, तो आपको कितनी की वैल्यू 2 लाख की पड़ी मशीन, जहाँ पर लिखा हुआ 2 लाख की पड़ी, ठीक है। और उसने लिखा 1 जुलाई को हमने एक और मशीनरी परचेज कर ली 1 लाख रुपये की, तो बस यहाँ पे लिख दिया हमने 1 लाख रुपये की परचेज कर ली। फिर इसने कहा था कि जो 1 जुलाई को परचेज करी थी मशीनरी हमने 1 लाख में बेच दी, 1 लाख में बेच दी, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 1 लाख की बेच दी, ठीक है। तो आपको ये लिखा हुआ है, बस आपको पढ़ के अपने आप इधर लिखना है, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया, और ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, इसी का है, आप करोगे तो ये यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। और ये आपको मैंने समझा दिया, ये आपको समझा दिया। और फाइनल अकाउंट में कहूँ ना, एक सेकंड, हाँ, फाइनल अकाउंट में आपको ना छोटे छोटे लिल्ली से ना बस इसका बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है। इतना आपको दिमाग में लगाना है अभी। फाइनल अकाउंट में आपको सिर्फ लेज़र पोस्टिंग करनी आनी चाहिए। लेज़र पोस्टिंग का मतलब है, मतलब आपको बस इसकी वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कौन सी वैल्यू कहाँ जाती है। इसमें भी ना डिपार्टमेंटल का अकाउंट जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था, जैसे इसकी तरह 2 अकाउंट बनते हैं, मतलब एक अकाउंट बनते हैं इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, जिसके ऊपर वाला पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। और आपको ये याद होगा, मैंने पहले बताया था कि ऊपर आते सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग आएगा, सेल्स आएगा, क्लोजिंग आएगा, ठीक है, और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस इधर आ जाएंगे, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी होंगे वो इधर आ जाएंगे। सेम टू सेम बात यहाँ एप्लीकेबल कर दो, ठीक है। कहाँ गया, एक सेकंड, हाँ, सेम टू सेम बात ना इधर एप्लीकेबल होगी कि इसमें भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए इसमें भी यही बना हुआ है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है, तो इसमें भी यही करना है, ऊपर यहाँ पर लिख देना है, ये सब लिख देना है, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देना है, और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख देना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आता है 18 मार्क्स का, पर आपको क्या है ना, आप इसका आधा अधूरा करके आओगे, जितना मैंने बताऊँ ना उतना भी करके आओगे ना, तो आपको भाई आराम से 13 से 15 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि आपके पास बहुत होते हैं, ठीक है। आपके पास आखिरी दिन में तो बहुत है भाई एक क्वेश्चन से, ठीक है। आपको सिंपली मैं समझता हूँ कौन सी वैल्यू कहाँ आती है। आपको पता होगा ओपनिंग वैल्यू सबसे पहले तो आएगी, ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है, आ गई। सेल मैंने आपको बताया इधर आती है, सेल में सेल रिटर्न माइनस करा हुआ है, ठीक है, सेल टैक्स माइनस करा हुआ, ये इधर आ गई, ठीक है। परचेज यहाँ पे लिख देनी है आपको, इसको इग्नोर करना है अभी के लिए, परचेज यहाँ पे लिख देनी है। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इतना करके अगर इसको भी मत लिख के आना, ठीक है। अभी इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पता क्या लिखा हुआ इसका जनरली मैं बताऊँ, यहाँ पे क्या हुआ है ना, बीच में देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, अप्रूवल बेसिस ये, हाँ, जैसे 4000 की गुड ना हमने फ्री सैंपल में दे दिए, ठीक है, 4000 गुड लगा लीजिए कंपनी पे थे, हमने सैंपल के तौर पे किसे दे दिए, तो हमारे 4000 की परचेज कम हो गई, 4000 का स्टॉक कम हो गया हमारा, तो हम क्या करना है, परचेज से माइनस कर दिया हमने सीधा, ठीक है, परचेज से इसको माइनस कर दिया कि 4000 का गुड हम पे कम हो गए, जो हमने परचेज करे थे 90,000 के, 4000 के हमने किसी को दे दिए, तो हमारे गुड्स कम हो गए 4000 से, तो उसको यहाँ पे माइनस करा हुआ है। पर आपको इसमें दिमाग लगाना है, आपको सिर्फ ना इन वैल्यूज़ को पोस्ट करना है, इसको इग्नोर करना है अभी भाई, आखिरी दिन ये नहीं हो सकती, ठीक है, आखिरी दिन बड़ा मुश्किल है इसको समझना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। आप बस इसको पोस्ट करके आओगे ना, नीचे आपको पोस्टिंग करके आओगे ना इसमें, तो भी आपके पास काफ़ी अच्छे मार्क्स बन जाएंगे, मतलब आधे से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, ओपनिंग यहाँ पर आएगा, परचेज यहाँ पे आएगा, ठीक है। फ्री सैंपल का मैंने बता दिया, फिर भी बताता तो नहीं, पर मैंने फिर भी बता दिया आपको कि आपको सैंपल में गुड्स दे दिए, तो आपके पास गुड्स कम हो गए, तो उसको यहाँ पे से माइनस कर देना है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देने हैं, सेल्स लिख देनी है, क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है, ये दोनों को माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा, ये लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता हूँ दूसरी चीज़ पर, देखिए एक सेकंड रुकिए, यहाँ से यहाँ तक था ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ तक तो ट्रेडिंग अकाउंट था, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर खत्म हो गया, जिसमें आप प्रॉफिट निकाल लिया। अब पीएनएल में क्या होता है, पीएनएल में इंडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो इसको ट्रांसफर करना होता है दूसरी साइड से, तो 1 लाख जैसे 9,000 था, ये था, और ये इधर साइड ट्रांसफर कर दिया, ये दोनों एक ही साइड में होता है, पर वो अलग अलग पेज में ना तो लोग अलग दिखाए हुए हैं, पर आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक साथ ही बन जाते हैं दोनों, ठीक है। तो इधर जो प्रॉफिट था इसका, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रेडिंग का अकाउंट का, उसको इधर ट्रांसफर करके इधर लिख दिया, ठीक है। अब इधर तो आपको पता है जितने भी एक्सपेंस होंगे ना उधर लिख दो, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं, इसमें यहाँ पर आपका एक्सपेंस दिखा देता हूँ भाई, सैलरी आपका एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो उधर साइड आ जाएगा, पीएनएल में आ जाएगा डेबिट साइड, जैसे यहाँ पे सारे बता रहा हूँ, जो यहाँ पर आएंगे ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, कुछ सेल्स आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये उधर आ जाएगा पीएनएल में डेबिट साइड में, एक बैड डेट उधर ही चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस,
रेंट वगैरह जो भी होता है ये भी सारा वो इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये उधर जाएगा। सेल एडवर्टाइजमेंट का मैंने बताया था आपको कि इंडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी इधर ही जाएगा, इधर साइड ही आएगा, ठीक है। और लोन वेजेस, वेजेस तो मैंने आपको इधर लिखा है शायद, हाँ वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो इधर ही आएंगे। और डिस्काउंट जो भी होगा वो भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी उधर ही जाएगा। और वेजेस पेएबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी इधर ही जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ वेजेस 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 आउटस्टैंडिंग पेएबल, एक सेकेंड, 33, अच्छा वो इंक्लूडेड है उसमें, उसको टेंशन लेनी है आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट ये वगैरह, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वो तो इधर आ गया। सो जो मैंने वैल्यू बताई दिख आ चुकी है यहाँ पर, डिस्काउंट वगैरह, रेंट वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, ये सब कुछ इधर आ चुका है। प्रॉफिट आपको इधर टर्न से कर ही लेना है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको बस इतना कर लेना है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, डेप्रिसिएशन वगैरह होगा तो आपको कैलकुलेट करना, तो इतना तो आता होगा। इसमें से आपको जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पर डेप्रिशिएट करना है आपको ना, सारे पॉइंट नहीं पढ़ने हैं, बस मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, वो बड़ा सिंपल होता है, वो आपको सिंपल कर लेना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन बोला होगा कि डेप्रिशिएट करो मशीनरी को 10% से, ठीक है, 10% से करो मशीनरी का, और ऑफिस की मशीन फर्नीचर को करो 10% से, और मशीनरी को करो 5% से। तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएंगी मशीनरी और उसकी, यहाँ पर ये ऑफिस की फर्नीचर ये रहा और ऑफिस की मशीनरी ये रही, इनकी वैल्यू दी हुई है। इसमें डेप्रिसिएशन जो भी आएगा वो भी इधर लिख देना, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। इतना कर लेंगे, ज़्यादा इसमें दिमाग ही लगाना है, ये तो क्लोज कर दो अकाउंट को, ठीक है। जितना जितना आपने बना दिया उतना ठीक है। बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में आपको लेजर पोस्टिंग तो आती होगी भाई, बैलेंस शीट में कौन सी आइटम जाती है आपको पता है भाई। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाती है, एसेट साइड में ये भी एसेट साइड में जाएगी, ये भी एसेट साइड में जाएगी, स्टॉक भी एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। और आपका डेटर और क्रेडिटर जाते हैं, डेटर जाता है एसेट साइड में, क्रेडिटर जाता है लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद आपके ड्राइंग देख सकते हैं, ड्राइंग दी हुई है, ये आप कैपिटल से माइनस होती है, वो लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। ड्राइंग दी हुई है, ये दिया हुआ है। और उसके बाद आपका बिल्स रिसीवेबल, कि आपका एसेट साइड में चले जाता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और आपके पास कैपिटल साइड चली जाएगी, एसेट्स वो लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है वो लाइबिलिटी साइड में चली जाएंगे। तो मैंने ये वैल्यू बता दी है, इधर ही चली जाएंगी ये वाली, और ये मैंने बता दी जो भी एसेट होंगी वो तो आपके इधर आ जाएंगे, ठीक है। आप इतना एडजस्टमेंट भी नहीं करोगे ना, बस जो मैंने बताया उसको पोस्ट कर दो, उधर की वैल्यू ये वैल्यू उठा के आपको बस इसमें पोस्ट कर देना, आपके पास मतलब काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और एग्जामिनर ये समझ जाएगा यार आपको लेजर पोस्टिंग मतलब कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन के बारे में आता है, बेशक आपने पूरा नहीं करा है पर आपने कर दिया, ठीक है। तो मैंने बताया जो मैंने 4 चैप्टर बताया ना, वैसे तो 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे इसमें से, ठीक है, पक्का गारंटी आएंगे, ठीक है। 36 मार्क्स तो वहीं पे होगा, 36 मार्क्स से आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। पर फिर भी मैं ये लेके चल रहा था कि आप ना पूरे तो पूरे सॉल्व करके आओगे नहीं भाई, 100% पूरा क्वेश्चन करके आ गए तो वैसे 18 36 होते हैं, 36 मार्क्स पास होने के लिए। तो बाउंड्री पर रुकना क्यों है, थोड़ा सा मैंने आपके इसके लिए डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री और ये आपको एक चैप्टर और फाइनल अकाउंट जो मैं ये बता रहा हूँ ये मैंने और बता दी। इसके भी क्वेश्चन छोटे मोटे आ जाते हैं यार, कभी कभार 18 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं बता दिए, आप इनको ही पढ़ लोगे ना भाई तो 36 उससे स्कोर कर लो, कम से कम उससे 18 के 2 से आप 25 से 27 स्कोर कर लोगे। और ये पढ़ लेना, इससे भी आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, मतलब आपके 45 से 50 मार्क्स बन जाएंगे, जो मैंने ये 4 चैप्टर बताए। बस आपका करना ना, आखिरी दिन है आपको मैंने पूरी वीडियो बताई, इसमें जो टॉपिक बताए हैं ना भाई इसको याद कर लो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो, उठते बैठते इसको देख लो, दिमाग में कैसे ना कैसे बिठा लो आखिरी दिन में इसको। बस ये जो मैंने चीज़ें बताई ना इसको दिमाग में बिठा लो, इतना आपके एग्जाम में आएगा और इतना आपके एग्जाम में आपको बस मेरी वीडियो को याद करके आपको बस वहाँ पे सॉल्व कर देना है, आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको बुक से आपको थोड़ा बहुत होता है, बुक से आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। बड़ा आसानी से आपका एग्जाम हो जाएगा और आप पास तो हो ही जाएंगे। जो मैंने बताया बस आपको इतना दिमाग से पढ़ना ये नहीं है, आपने बस वीडियो देख ली, समझ नहीं आ रहा दोबारा से वीडियो को देख लो, बार बार जो टॉपिक समझ आ रहा है बार बार रिवाइंड करके देख लो, या कुछ समझ आ रहा है तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। और ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, मैं और चैनल की और सब्जेक्ट की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो।